हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इसमें लग रहा है इस सब का क्या काम है ना, बेकार में डिस्कशन है सब, ऐसा ही हो रहा है ना। हाँ, तो हम लोग कल एनर्जी लेवल डायग्राम का बात किए। एनर्जी लेवल डायग्राम में सबसे पहले क्या लिखे थे, यहाँ 1s, उसके बाद दूसरे में था 2s 2p, उसके बाद था 3s 3p 3d, उसके बाद 4s 4p 4d, 5s 5p 5d, है ना। इसमें 4f आएगा, समझिए। इसी तरह से इसमें आएगा 5f और उसके बाद g आ जाएगा। इसका अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ा है ना, प्रैक्टिकल ये भी ज़रूरत नहीं पड़ा है, समझ गया। ये हुआ, ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ है और सबसे कम यहाँ पर है। ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मतलब हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए है, ठीक है। जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 3 4 है, उसको कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव करके सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन या मोनो इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड वर्ड मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो मेनली हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल होगा ये एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना, आ गया बस उसमें। लेकिन जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन हो गया, बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन है। उसके बाद हीलियम को भी तुम बना सकते हो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो हीलियम आयन बन जाएगा। उसके बाद लिथियम को भी बना सकते हो, बेरिलियम को भी बना सकते हो, यहाँ तक तो हो ही सकता है। तो यहाँ पर 2-3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो यहाँ तक संभव है मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाने के लिए। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम उसके लिए एप्लीकेबल होगा, जिसमें हम कह रहे हैं कि 1s है इसमें फर्स्ट सेल में 1s है और सेकंड सेल में 2s एंड 2p है, 2 ही ऑर्बिटल है, 2 ही सब सेल है। इसमें 3 सब सेल है, तीनों का एनर्जी सेम है। इसमें 4 सब सेल है, सबका एनर्जी सेम है, ऐसा कह रहे हैं। ये संभव, ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ये सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, है ना। मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब हाइड्रोजन एटम हो गया और हाइड्रोजन एटम के जैसा जो स्पीसीज होगा, जैसे हीलियम आयन हो जाएगा He+। इसके अलावा और भी जहाँ से जिसमें इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, उसमें भी बेरिलियम और लिथियम में भी कर सकते हो, ऐसे मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना सकते हो उसको, वहाँ ये एनर्जी लेवल डायग्राम अप्लीकेबल होगा। लेकिन जब हम पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब होगा किसी एटम में, तब ये एनर्जी लेवल डायग्राम फेल हो जाता है। हाँ, एक से ज़्यादा जैसे इलेक्ट्रॉन होगा, एक से ज़्यादा जैसे इन्हीं पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे ही होगा, है ना। मोनो मीन्स 1, पॉली मीन्स मेनी, मोर देन 1 इज नोन एज पॉली, ठीक है ना। तो पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे ही आएगा ये एनर्जी लेवल डायग्राम फेल हो जाता है, ये काम नहीं करता। क्यों फेल हो जाता है, हाँ, क्यों फेल हो जाता है, ये सब के कारण तो ऊपर में लिखे हैं, लिख रहा है ना ऊपर में क्या, यही सब है, यही सब कल्प्रिट है, ये सब कल्प्रिट, जिसके चलते और एक पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये सब नहीं होता तो इसी से काम चल जाता है। लेकिन ये सब जो आ गया और पढ़ाई करना पड़ रहा है, समझ गए क्या कल्प्रिट है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ये ऑर्डर ऑफ द शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। कल हम लोग शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पढ़े थे ना। हाँ, इनर सेल प्रोड्यूसेस स्क्रीनिंग इफेक्ट, फ्यूजन इफेक्ट, है ना, समझ गए ना। प्रोटेक्शन, पुराने ज़माने में क्या रखते थे, हाथ में शील्ड रहता था, दाएं हाथ में तलवार रहता था, हाँ, नहीं रहता था, सामने से मारा ऐसे बचते थे, इस हाथ से चलाते थे, नहीं ना होता था। हाँ,
आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के चलाते हैं, तो माथा में उसमें भी शील्ड रहता था, तो गर्दन में मार देता था, चलिए ना जाता। वो कितना भी शील्ड करोगे पूरा शील्ड थोड़ी होता है। ठीक है, आई बात समझ में? मौत तो निश्चित है, समझा कि नहीं? तो ये जो है यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया ये, है ना। तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, है ना। उस पर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज कितना रहेगा? जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर जितना रहेगा उतना ही न्यूक्लियर चार्ज होगा। ये हो गया हमारा न्यूक्लियर चार्ज, और ये है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हर एटम के लिए एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, इससे उसका कम हो जाता है। ठीक है, एस क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जो ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज है उसमें से स्क्रीनिंग कांस्टेंट जब माइनस कर देते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है जिसको अनुभव हो रहा है कि इतना हमारे ऊपर असर। हीटर वहाँ जला हुआ है तो हमको यहाँ पर कम ही ना एहसास होगा, वहाँ कितना हीट एनर्जी है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर है कम लग रहा है। तो हमारे लिए इफेक्टिव हीट वही हुआ जो हम अनुभव कर रहे हैं। हीटर भले बहुत एनर्जी दे रहा है लेकिन हमारे पास क्या है? क्योंकि बीच में बहुत एयर गैप हो गया, एयर जो है वो उसके असर को कम कर रहा है। हम जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है बीच में एयर गैप बढ़ते जा रहा है ना। तो एयर का मॉलिक्यूल जो है हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एयर जो है हीट एनर्जी के इफेक्ट को, हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते जा रहा है। तो रिफ्लेक्ट करते करते थोड़ा बहुत तुम्हारे पास वहाँ पहुँच रहा है, तो इफेक्ट हमको कम ही हुआ ना। हीटर का हीटिंग एनर्जी तो कम नहीं हुआ, वो तो उतना ही हीट एनर्जी देना है जितना उसका कैपेसिटी है, लेकिन हमारे पास पहुंच रहा है कम ना। क्यों पहुंच रहा है? अगर वैक्यूम रहता तो पूरा आ जाता है, हाँ आई बात समझ में ना। लेकिन यहाँ बीच में क्या है? एयर कॉलम आ गया जो शील्ड का काम कर रहा है, जो हमको उस हीट एनर्जी से बचा रहा है, उस हीट एनर्जी के इफेक्ट को कम करते जा रहा है। मोटा हो गया ना चादर, रजाई हो गया, है ना। पहले चादर, कंबल, रजाई, एक रजाई, दो रजाई, तीन रजाई, 10 रजाई, है कि नहीं? तो इफेक्ट कम होगा कि नहीं? आई बात समझ में? अब आया समझ में? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? हाँ, न्यूक्लियस के चार्ज में कोई कमी नहीं है, न्यूक्लियस के पर जितना चार्ज होना है उतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके चारों तरफ जो सेल है वो क्या करेगा? शील्ड का काम करता है, स्क्रीन का काम करता है। जैसे अब जब गर्मी का मौसम रहता है तो खिड़की में हम लोग पर्दा लगा देते हैं, तो उस धूप का असर जो होता है गर्मी रूम के अंदर कम हो जाता है ना। वही अगर विंडो ग्लास लगा देंगे तो गर्मी वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर हम वहाँ पर कॉटन का कर्टन लगा देते हैं खिड़की में तो उसका असर कम हो जाता है। ठंडा के मौसम में भी अगर कॉटन का कर्टन लगा देते हैं तो रूम के अंदर ठंडक कम रहती है। ठीक है कि नहीं? आया बात समझ में? तो हम जो है स्क्रीन जो है लगा देते हैं। तो एक स्क्रीन हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, फिर दूसरा ऑर्बिट आया, दूसरा सेल आ गया, ये भर गया पूरा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आया, ये भी भर गया, फिर तीसरा आया, ये भी भर गया। तो अगर यहाँ पर चौथा ऑर्बिट है, चौथा सेल है, तो 1 2 3 पर्दा लगा हुआ है। अगर 2 ही ऑर्बिट है तो 1 पर्दा लगा हुआ है, और 1 ही ऑर्बिट है तो कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है। समझ गया ना? हाँ, तो इनर ऑर्बिट जो होता है कंप्लीटली फिल्ड इनर ऑर्बिट, ये भी याद रखना है, कंप्लीटली फिल्ड इनर ऑर्बिट। इनर ऑर्बिट अगर खाली है तो फिर वो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं दे पाएगा। कंप्लीटली फिल्ड इनर ऑर्बिट जिसको हम लोग बोलते हैं कोर, है ना, कोर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। आ गया समझ में? तो जितना ज़्यादा कोर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। आया समझ में बात? क्लियर? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आ गया, शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया।
तो सबसे ज़्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट देता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट देता है, वो एस ऑर्बिटल देता है, और सबसे कम एफ देता है, नेग्लिजिबल अमाउंट। सबसे ज़्यादा एस ऑर्बिटल जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट देता है, एस समझ लिया ना, उससे कम पी, उससे कम डी, और सबसे कम एफ ऑर्बिटल, इससे भी कम जी आएगा, उससे भी कम एच आएगा। ठीक है, अभी तक एफ तक ही यूज करते हैं, इसलिए एफ तक ही दिए। आगे की बात समझ में। सेकेंड क्या है, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये सब में इलेक्ट्रॉन है ना, सेल में इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस पर प्रोटॉन है, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा ही ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा। ये हो गया ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ एस ऑर्बिटल का है और सबसे कम एफ का है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा एस के साथ होगा और सबसे कम एफ के, ये घट रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। समझ में आ गया? हाँ, उसके बाद हम लोग लिखे हैं एस पी डी एफ, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर होता है एनर्जी बढ़ता है, उसी तरह से सबसे कम एनर्जी होता है एस ऑर्बिटल का, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन अगर एस में रहेगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और एफ में रहेगा सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, सबसे कम एनर्जी रहता है इलेक्ट्रॉन का जब वो एस ऑर्बिटल में होता है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का जब वो एफ ऑर्बिटल में होता है। समझ गया? ये हो गया ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, उसके बाद है 4s 3s। अब हमको सब एस ऑर्बिटल को ही आपस में कंपैरिजन किए डिफरेंट सेल में, डिफरेंट सेल में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1s में, सबसे ज़्यादा, यानी सबसे 1s 2s 3s सब तो एस ऑर्बिटल है, और एस ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट देता है। तो एस देखने के साथ ये समझ जाएंगे सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट है, तो सब तो एस ही है। अब वो 1s 2s 4s सब अलग अलग स्क्रीनिंग इफेक्ट देता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है कि डिफरेंट होता है? जो डिफरेंट होता है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे उसका जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका है? 1s। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट इसमें कम है। हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तब ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। और 4s में सबसे कम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा 4s में। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे बढ़ता है किसी भी सब सेल का, तो उसका जो ये क्या कहते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आ गया? तो हम एस का कंपैरिजन किए, इसी तरह से पी का भी कर सकते हो, डी का भी कर सकते हो। एफ में तो नेग्लिजिबल रहता है, कोई खास है ही। मेन जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो एस ऑर्बिटल से है और पी ऑर्बिटल से, इसी दोनों का हम लोग कंसिडर करते हैं। डी और एफ का तो लोग नेग्लेक्ट बहुत ही कम होता है। आगे बात समझ में? इन 1 2 3 4 ये 4 फैक्टर डिस्कस किए। ये चारों फैक्टर कब आता है? जब पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये चारों फैक्टर में से एक भी फैक्टर नहीं होता है जब मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इस 4 में से एक भी फैक्टर है ही नहीं। आगे बात समझ में? और जब पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेते हैं तो ये चारों फैक्टर काम करता है। ये चारों फैक्टर का एक कंबाइंड इफेक्ट जो होता है, वो जो पूरा अभी बताए थे एनर्जी लेवल डायग्राम, उसको गलत बता देता है, उसको फेल कर देता है। समझ गया ना? तो अब हम लोगों को फिर नया एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? नया एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़ेगा। आगे बात समझ में? और
नया एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या होता है कि जो एस ऑर्बिटल है उसका एनर्जी नीचे कर देंगे सब में, और बाकी पी को और डी को एफ को बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद भी सही नहीं बनता। ठीक है, अब 1s को कम कर दिया, 1s तो है ऐसे नीचे, तो 2s 2p, तो 2s नीचे कर देंगे और 2p को थोड़ा ऊपर कर देंगे, बढ़ गया। फिर 3s, उससे 3p को थोड़ा ऊपर, 3d को उससे भी थोड़ा ऊपर। ये करने के बाद भी नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत रिसर्च करने के बाद एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है बोर ब्यूरी। ठीक है ना, बोर जानते ही हो, नील बोर, और उनके दोस्त आ गए ब्यूरी, दोनों मिल करके एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए, मैथमेटिकल रूप में वो तैयार किए। वो एकदम परफेक्ट है, जो अभी भी चल रहा है। तो अब वो हम लोग सीखें, जो पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है। और क्यों बनाना पड़ा अलग से एनर्जी लेवल डायग्राम, ये चारों मान हुआ आपके चलते। ठीक है ना, आगे आवाज समझें। हो गया बोर ब्यूरी रूल, यार दिया हो नहीं है इस रूल के हिसाब से। अच्छा, अभी हम लोग कल डीजेनरेट ऑर्बिटल का बात किए थे। हाँ, डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब क्या हो गया, ऑर्बिटल हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी। ठीक है ना, तो जैसे 2s 2p दोनों को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट, क्योंकि इक्विवेलेंट एनर्जी है, लेकिन वैसा है नहीं, पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आकर के वो फेल हो गया। तो बोर ब्यूरी ने क्या कहा कि हम लोग अरेंज करेंगे n+l वैल्यू पे। ठीक है, n+l वैल्यू निकालेंगे, जैसे जैसे n+l वैल्यू बढ़ेगा उसका एनर्जी सेम हो जाएगा। ठीक है, n+ इंक्रीजिंग अगर रहेगा तो उसका एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। दो चीज़ कंसिडर करेंगे, n+l वैल्यू कंसिडर करेंगे और n को कंसिडर करेंगे, n वैल्यू। ठीक है, अब कैसे करते हैं कंसिडर, सबसे पहले हम लोग लेते हैं 1s को। ठीक है, तो 1s के लिए n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है, 1 है। l का वैल्यू कितना है, 0 है ना, तो n+l वैल्यू कितना हो गया, 1 + 0 = 1। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं 2s, n का वैल्यू कितना हो गया, 2, और l का वैल्यू कितना हो गया, 0। देखिए ना, s है तो 0 से। ठीक है, तो इसके लिए n+l वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 0 2 हो गया। तो हम लोग एक डायग्राम बहुत बढ़िया बनाते थे, और वही डायग्राम बनाएंगे। 1s सबसे कम एनर्जी, उसके बाद 2s, देखो बनते जाएगा ना, धीरे धीरे बनेगा, एक बार में ज़्यादा खाएगा तो पेट खराब होगा। ठीक है, और यहाँ पर P है, P का मतलब हुआ L का वैल्यू 1। ठीक है, तो n+l वैल्यू क्या हो गया, 2 + 1 = 3। p में फिर 2d होता नहीं है, सेकंड में 2 ही होता है ना, सबसे 2s और 2p, और थर्ड में आते हैं 3s, n का वैल्यू हो गया 3, l का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, तो n+l वैल्यू आ गया 3। अब देखो दोनों का, अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, दोनों का n+l वैल्यू 3 है। इसको में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, जिसका एनर्जी कम रहता है ना उसमें जाता है।
तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, क्योंकि n प्लस एल वैल्यू सबसे कम। इससे जस्ट ज़्यादा 2s का है तो उसके बाद 2s में जाता, ठीक है। और 2s के बाद 2p है, 2p का भी 3 है और 3s का भी 3 है। 3s का भी n प्लस एल वैल्यू 3 है और 2p का भी n प्लस एल वैल्यू 3 है। अब तो दोनों का n प्लस एल वैल्यू 3 है, तो किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? क्यों जाएगा? मनमौजी है, मनमौजी है क्या? क्यों जाएगा? कुछ तो कारण होगा ना। जब n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाए तो हम n का वैल्यू लिखते हैं, जिसका कम रहेगा उसकी एनर्जी कम होगी। n वैल्यू 2p का 2 है, इसका n वैल्यू 3 है, दोनों का n प्लस एल वैल्यू सेम है, ठीक है। जब सेम हो जाएगा तब फिर हम एनर्जी डिसाइड करेंगे, जिसका n वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम है तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी 2s के बाद 2p में जाएगा इलेक्ट्रॉन और 2p के बाद 3s। समझे? उसके बाद अब हम लोग चलते हैं 3p। तो हो गया n का वैल्यू 3 हो गया और l का वैल्यू कितना होता है? p है तो l का वैल्यू 1, s है तो l का वैल्यू 0, p है तो l का वैल्यू 1, ठीक है ना। जो कल पढ़े थे उसका उल्टा आज पढ़े, ठीक है। अब n प्लस एल वैल्यू इसका कितना होगा? 3 प्लस 1 4 हो गया ना। तो यहाँ पर 3p लिखाएगा, ठीक है। लिख लिए यहाँ तक? उसके बाद आएगा 3p के बाद आएगा 3d। तो n का वैल्यू हो गया 3 और l का वैल्यू हो जाएगा 2, d है ना, l का वैल्यू 2। तो n प्लस l वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। चलो 3p 3d, यहाँ 3d लिख दिए। अब आएगा हमारे पास 4s। 4s n का वैल्यू कितना हो गया? 4 और l का वैल्यू s ऑर्बिटल है तो 0, तो n प्लस l वैल्यू कितना हो गया? 4 प्लस 0। 4s हम यहाँ लिखेंगे, हाँ, 4p 4d 4f ऐसे लिखते हैं ना। उसके बाद 5s 5p 5d 5f, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं 6s 6p 6d 6f, ठीक है। आगे आवाज समझ में। उसके बाद 7s 7p, यहीं तक जरूरत पड़ता है, इससे आगे जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, तो वैसे कैसे बनता है वही तो समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो 4s का कितना आया? 4s का क्या आया? 4 n प्लस एल वैल्यू और 3d का आ गया 5। इसका एनर्जी कम है 4s का ना। अरे 4s का n प्लस एल वैल्यू 4 है और 3d का 5 है, तो जिसका n प्लस एल वैल्यू कम होगा उसी का एनर्जी कम होगा। तो पहले कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो 3s के बाद 3p में तो जाएगा और 3p के बाद 3d में नहीं जाएगा। 3s के बाद 3p में तो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 3p का वैल्यू 3s से ज्यादा है, तो 3p में जा रहा है और 3p के बाद 3d में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद 4s में जाएगा। समझ गया? चेंज हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम की नहीं? हम लोग बोलते थे ये सब सेम है, नहीं है ना सेम। 3d का एनर्जी
से भी कम 4s का है। तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d, 3p भरने के बाद 3d में नहीं जा रहा है, 3p भर गया तो आ गया 4s में। क्यों आ गया? क्योंकि 4s का n प्लस एल वैल्यू 4 है और 3d का n प्लस एल वैल्यू 5 है। आई बात समझ में? और 4s के बाद क्या आता है? 4p। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 4, l का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, तो n प्लस l वैल्यू क्या हो गया? 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। अब देखो 4p भी है 5 और 3d भी है 5। इसका भी 5 है, n प्लस l वैल्यू आ रहा है, और 3d का भी n प्लस l वैल्यू 5 आ रहा है। दोनों का सेम आ गया n प्लस l वैल्यू। 4p का भी n प्लस l वैल्यू 5 है और 3d का भी n प्लस l वैल्यू 5 है। तो दोनों का वैल्यू 5 है। किसमें पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन? जिसका n वैल्यू कम होगा। 3d में n का वैल्यू 3 है, 4p में n का वैल्यू 4p है, तो n वैल्यू 3d का कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रीफर करेगा 3d में। ये लोअर एनर्जी हो गया, ये हायर एनर्जी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 3d में, फिर आएगा 4p में और फिर जाएगा 5s। ठीक है, अब 5s का निकालते हैं। n का वैल्यू हो गया 5 और s का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, तो n प्लस l वैल्यू 5 आ गया। 5 प्लस 0 इक्वल टू 5, तीनों का 5। इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, तीनों का n प्लस l वैल्यू 5 हो गया। किसमें पहले जाएगा? जब n प्लस l वैल्यू सेम होता है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है किसमें जाएगा। जिसका कम रहेगा तो सबसे कम 3 है, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन गया, इससे ज़्यादा 4 हुआ, इसमें गया इलेक्ट्रॉन, उससे भी ज़्यादा 5 हुआ, तब इसमें इलेक्ट्रॉन आया। बात समझ में? तो इसी तरह से हम लोग n प्लस l वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और जब n प्लस l वैल्यू सेम होता है तो हम n वैल्यू से डिसाइड करते हैं। इसलिए ऐसे जाता है, 3s के बाद 3p में गया, 3p के बाद 3d में नहीं गया, 4s में चला, 4s के बाद 4p में नहीं गया, 4s के बाद 3d में गया। ठीक है ना, 3d के बाद 4p में गया, 4d में नहीं गया, 4p के बाद सीधा 5s में आ गया, 4d में नहीं गया। समझ गए? आई बात समझ में? इसी तरह फिर ये ऐसे बने, 4d के बाद 5p में जा रहा है, 5p के बाद 6s में जा रहा है। हाँ, इसके बाद ऐसे जाएगा, 6s के बाद सीधा चला जाएगा 4f में, 6p में नहीं जाएगा, फिर ऐसे आएगा। समझ गए? ये टेस्ट का भी जरूरत नहीं पड़ा। समझ गए? तो इसी तरह से हम यहाँ तक कैलकुलेट कर दिए 5s तक। आगे आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ये ड्राइंग कैसे बना? ये ड्राइंग बनाने वाला कौन है? बोर ब्यूरी। समझ गए? नाम याद रखना है ना, 7-8 से ही बता रहे हैं ना, ये सब 7-8 से ये डायग्राम बताया जा रहा है। हाँ, कैसे बनता है मालूम नहीं था, पता चल गया ना कैसे बनता है। हाँ, ऐसे ही फोटो नहीं खींच लिया। हाँ, फोटो बनाने आना चाहिए, इसका कुछ बेसिस होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है।